कार्तिकेय के हाथ से रणवीर निकल चुका था। उसको अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि क्या हुआ है। उसने पहले भी बहुत सारे मिशन को बहुत अच्छा अंजाम दिया था, मगर आज जब उसको रणवीर की बहुत ज्यादा जरूरत थी तभी उसको कोई और उठा के ले गया था। शिवेंद्र भी रणवीर के गायब होने से बहुत ज्यादा टेंशन में था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो चीफ को अब क्या जवाब देगा। कार्तिकेय और शिवेंद्र एक दूसरे को पूछने की कोशिश कर रहे थे कि उनको अब क्या करना चाहिए। इसी बीच जिन लोगों ने रणवीर को किडनैप किया था वो उसको कहीं शहर से बाहर लेकर आए थे। रणवीर को उन्होंने किसी ऐसी जगह पर रखा था जहां तक किसी का पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल था। रणवीर को जिस कैबिन में रखा गया था वो लकड़ी का था। जब रणवीर को होश आया तो उसको समझ आया कि उसको किडनैप किया गया था। अब किसने किया है ये उसको नहीं पता था। बेहोशी की दवा के कारण उसको उल्टी हो जाती है। इस कारण उसको जो आदमी लाया था उसको गुस्से में बहुत मारता है। यहाँ तक कि जब रणवीर भी उस पर हाथ चलाता है तो रणवीर को नंगा करके बाहर ठंड में बांध दिया जाता है। रणवीर की हालत ठंड के कारण बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी। कुछ लोग उसके सामने ही अंगीठी का मजा ले रहे थे और वो ठंड से कांप रहा था। तभी उस जंगल के बीच में एक काले रंग की गाड़ी आती है। गाड़ी को देखते ही सब लोग सावधान हो जाते। रणवीर को शायद लग गया था कि अब उसकी मुलाकात इस किडनैपिंग के मास्टरमाइंड से होने वाली है। रणवीर को देखते ही देखते कार से एक आदमी बाहर आता है। उसके एक हाथ में गन थी और दूसरे हाथ में क्या था ये रणवीर समझ नहीं पा रहा था। अंधेरे के कारण उसको उस आदमी का चेहरा भी नहीं दिख रहा था। वो बहुत आराम से आगे बढ़ रहा था। उसका ध्यान रणवीर पे नहीं बल्कि उन लोगों पे था जो रणवीर को यहाँ लाए थे। पहले तो उसको देख के लगा कि वो आदमी रणवीर की तरफ बढ़ रहा है, मगर रणवीर के पास आते ही वो केबिन की तरफ चला गया। रणवीर के सामने जो लाइट लगी थी उससे रणवीर ने देखा कि वो इंसान अभी आया है। उसने काले रंग का कोट पहना हुआ था। वो अभी भी नहीं समझ पा रहा था कि उसके साथ क्या होने वाला है। रणवीर अपनी मौत के एहसास से सहमा हुआ था। वो जानता था कि उसको क्या करना है। रणवीर खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश कर रहा था, मगर वो बहुत बुरी तरह से कांप रहा था। तभी उसने देखा कि कोई आदमी उसकी तरफ बढ़ रहा है। कुछ देर बाद उसकी आंखों पे कुछ कपड़ों की पट्टी बांधी गई और उसको घसीटते हुए अंदर ले जाया गया। रणवीर को समझ आ गया था कि अब उसका खेल खत्म होने वाला है, मगर उसने अभी भी खुद को शांत रखा था। कुछ देर बाद उसको एहसास हुआ जैसे कि उसके सामने कुछ लोग आकर खड़े हुए हैं। वो अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था। तभी किसी ने उसकी आंख से पट्टी को निकाल फेंका। आंख खुलते ही उसकी आंखों में सामने से आती रोशनी ने हमला कर दिया। वो उस रोज तेज रोशनी को संभाल नहीं पा रहा था। कुछ पल की तकलीफ के बाद जब उसकी निगाह कुछ ठीक हुई तो उसने देखा कि उसके सामने कोई बैठा है। शायद ये वही इंसान था जो अभी कुछ देर पहले यहाँ आया था। वो इस तरह से बैठा था कि उसकी सूरत नहीं दिख रही थी, मगर उसके हाथ और शरीर दिख रहे थे। उसके कपड़ों से रणवीर समझ गया कि ये कोई आम आदमी नहीं है या कोई नॉर्मल गैंगस्टर नहीं है जो पैसों के लिए किडनैपिंग करे। तभी अचानक से सामने बैठे इंसान ने गोली चलाई और ये गोली रणवीर के कान के पास से निकल गई। रणवीर बुरी तरह से अपना कान पकड़ के चुन के गया। माफ करना, मेरे हेलो बोलने का तरीका यही है। उम्मीद करता हूँ कि तुमको पसंद आया होगा। सामने कुर्सी पे बैठे इंसान ने कहा, कौन हो तुम और मुझे इस तरह से इंस्ट्रक्शन देने के पीछे का क्या मकसद है? यार सवाल बहुत पूछते हो तुम। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि तुम तो पत्रकार हो ना। सवाल तो आएंगे ही दिमाग में। खैर कोई बात नहीं। अभी सामने कुर्सी पे बैठे आदमी ने इतना ही कहा था कि तभी रणवीर ने उसको टोकते हुए कहा, मेरे सवाल के जवाब दो, कौन हो तुम? तो मुझे डेविल बुला सकते हो और यकीन करो मैं इस नाम की इज्जत को कम नहीं होने दूंगा। कुर्सी पे बैठे इंसान ने कहा। वो रणवीर को सीधा जवाब नहीं देना चाहता था। रणवीर भी इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहा था कि सामने वाला खुद की आइडेंटिटी को हाइड करना चाहता है। उसकी बातों के हिसाब से रणवीर ने भी अपना गेम शुरू कर दिया। ठीक है मिस्टर, आप जो भी हो मैं आपको डेविल ही बुलाऊंगा। तो डेविल जी, मुझे इस तरीके से यहाँ लाने का क्या मतलब? गुड, जो लोग मेरी बात को समझ जाते हैं उनके साथ बात करने में मुझे मजा आता है। मिस्टर रणवीर, आपको किसी मकसद से यहाँ लाया गया है, डेविल ने कहा। कैसा मकसद? मैं समझा नहीं, रणवीर ने पूछा। हालांकि अभी रणवीर को उसकी बात पे भरोसा नहीं था। हाँ, मगर वो सुनना चाहता था कि बात क्या है। कबीर को आप तो जानते ही होंगे। मैं बस चाहता हूँ कि आपको जिस काम के लिए रखा गया था वो काम अच्छे से खत्म करें, बिना किसी दबाव के। आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ? कबीर से उसका क्या लेना देना है? रणवीर ने पूछा। उसको समझ नहीं आ रहा था कि कबीर के कारण ही उसको यहाँ लाया गया है। कबीर बहुत बड़ा नाम है मिस्टर रणवीर। सिर्फ कुछ लोगों से बात करके आप इसके बारे में नहीं जान सकते। मैं जब आपसे लंदन में मिला था तो मुझे आपके सोचने के तरीके से बहुत उम्मीद थी, मगर आपने मुझे बहुत ज्यादा निराश किया है, डेविल ने बहुत गंभीर आवाज में कहा। आप मुझे पहले मिल चुके हैं लंदन में? रणवीर ने अपने दिमाग पे जोर डालते हुए कहा। उसको बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था कि आखिर वो कब इस आदमी से मिल चुका है।
जब लोग अपनी जिम्मेदारियों से भागने लगते हैं तो वो अपने समाज के लिए खतरा बन जाते हैं। खतरे को खत्म करना हर अच्छे आदमी का फर्ज होता है, तभी हम एक बेहतर समाज की कल्पना कर सकते हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने? डेविल ने कहा। कबीर के लिए शायद आपके मन में घृणा है, तभी आप इतने गुस्से में उसका नाम ले रहे हैं। रणवीर की इस बात को सुनकर डेविड बहुत जोर से हंसा और बोला, गुस्से का आखिरी रूप घृणा होता है, और जब ये बहुत ज्यादा हो जाए तो आपको अंदर से खोखला बना देता है। खैर, अब आपने गुस्से की बात कर दी है तो मैं आपको जरूर से दिखाऊंगा कि गुस्से में क्या होता है। इतना कहने के साथ उस आदमी ने ताली बजाई। उसके ताली बजाते ही एक साथ 10 फायरिंग की आवाज आई। रणवीर इस आवाज से कांप गया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। केबिन के अंदर भी 2 लोग खड़े थे जो किडनैपर्स थे। गोलियों की आवाज सुनकर उनको भी समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। वो जैसे ही केबिन के दरवाजे की तरफ गए, किसी ने उनको भी शूट कर दिया। दोनों की लाश रणवीर के सामने ही गिरी हुई थी। उनके जिस्म से बहता खून रणवीर के पैरों को भिगो रहा था। रणवीर की हालत अब और ज्यादा खराब होने लगी। कोई नहीं जानता था कि क्या हो रहा है। अभी जिन लोगों को रणवीर खुद मारने की सोच रहा था वो उसके सामने मरे पड़े थे। रणवीर अभी उन लाशों को ही देख रहा था कि तभी डेविल ने उसका ध्यान बात पे लाने के लिए कहा। शायद अब आपको पता लग गया होगा कि गुस्सा कैसा हो। बाकी आप समझदार इंसान हैं, समझ सकते। रणवीर इतना ज्यादा डरा हुआ था कि उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही। उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामने जो बैठा है वो इंसान है या सच में कोई डेविल है। जितने आराम से उसने सबको मार दिया था वो कोई आम बात नहीं। साथ में रणवीर को यह भी समझ आ गया कि आदमी जो खुद को डेविल बता रहा है वो अकेले नहीं आया है, अपने साथ बहुत से आदमी को भी लाया है। रणवीर के दिमाग में अब ये बात भी चल रही थी कि अगर उसने कोई भी गलती की तो यह आदमी उसको भी मार देगा। तभी वो फिर से बोलता है, आप इतना शांत क्यों है मिस्टर रणवीर? आप परेशान होंगे तो हमारा काम कौन करेगा? किस तरह का काम? रणवीर ने डरते हुए पूछा। वही जो आप पहले करना चाहते थे, मगर अब आप उसको मेरे लिए करेंगे, डेविल ने कहा। उसका चेहरा अभी भी अंधेरे में था। हालांकि रणवीर बहुत कोशिश कर रहा था कि उसको देख सके, मगर उससे हो नहीं पा रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं, रणवीर ने कहा। कबीर को इस कदर बदनाम कर दो कि वो कहीं भी खुद को बचा नहीं पाए। तुम्हें इस काम में जिस तरीके के सबूत और हेल्प चाहिए होगी वो मैं आपको दे दूंगा। बस कबीर का नाम समझ गया ना क्या करना है, डेविल ने कहा। रणवीर को समझ नहीं आ रहा था कि कौन है जो कबीर के पीछे पड़ा। मैं आपका काम कर देता अगर आपने जिस तरह से मुझे यहाँ बुलाया था वो मुझे अच्छा नहीं लगा। आप मुझसे डायरेक्ट बात भी कर सकते थे, रणवीर ने अपनी शर्त को बताते हुए कहा। आपके सामने जो लाशें गिरी है वो इसलिए तो गिरी है, इन लोगों के पास मौका था, ये लोग खुद को बचा सकते थे, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज होगी। इतना कहने के साथ वो अपनी जगह से उठा और एक इंसान की लाश के पास गया। अपनी लाश से हल्के से उसको ठोकर मारते हुए कहा, इन्होंने मेरे गेस्ट का ध्यान नहीं रखा, अगर रख लेते तो शायद गोली के बदले पैसे मिलते। इसके बाद उसने रणवीर को अपना आधा चेहरा दिखाया। उसके आधे चेहरे पर बहुत सारे कट मार्क थे। रणवीर ने उसके काम को एक्सेप्ट कर लिया, मगर अभी भी उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। उसने धीरे से पूछा, क्या सुबह आपने ही मुझ पर हमला कराया था? नहीं मिस्टर रणवीर, अगर वो मेरा काम होता तो अभी तक आपका अंतिम संस्कार भी हो जाता। रणवीर ने डेविल के मुंह से ये जवाब सुनकर कुछ भी और पूछने की हिम्मत नहीं की। इसके बाद वहां पे बहुत खामोशी छा गई, जैसे किसी सिसकती जिंदगी ने अभी अभी अपनी मौत को गले लगा लिया हो। रणवीर अभी भी ठंड में कांप रहा था। वो नहीं जानता था कि वो किस खेल का हिस्सा बनते जा रहा है, मगर अभी जरूरी था कि वो पहले वहां से बच के निकले। अचानक से केबिन के बाहर सब लोग चले गए। रणवीर को उसके कपड़े भी दिख गए थे। उसने तुरंत खुद को कपड़ों से ढक लिया। कुछ देर बाद वो किसी तरह से केबिन के बाहर आ चुका था। बाहर उसको कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो समझ गया कि शायद अब यहाँ कोई नहीं है। वो धीरे धीरे अंधेरे में आगे बढ़ रहा था, तभी उसका पैर किसी चीज से टकराता है। जब वो नीचे बैठ के देखता है तो उसका मोबाइल और कुछ पेपर वहां रखे हुए थे। उसको मोबाइल चेक करने पे पता चलता है कि उसका मोबाइल सही है और उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी। जब रणवीर ने उस पेपर को देखा था तो उस पर कुछ लिखा हुआ था, जल्द मिलेंगे। पास वाले हाईवे पर एक कार खड़ी है। रणवीर उसको पढ़ते ही समझ गया कि उसकी जिंदगी अब आजाद हो गई। तन और मन के कुछ जख्मों के साथ वो जंगल के रास्ते से बाहर चला गया। उसके पास पीछे मुड़ के देखने को कुछ नहीं था। अब उसको आगे का सोचना था। कौन है ये डेविल जिसने आज रणवीर को जीवन दान दिया है? क्या डर के आगे रणवीर की हिम्मत हार जाएगी? क्या कार्तिकेय अब रणवीर तक जा पाएगा? क्या मोड़ लेगी कहानी काजल और कबीर की? जानने के लिए सुनते रहिए डॉन नंबर। घने जंगल के बीच एक छोटी सी जगह पर रणवीर को बांध कर रखा गया था। उसको बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। जिन लोगों ने इसको किडनैप किया था उन्होंने उसको बाहर बिना कपड़ों के लटका रखा था। तभी वहां पे कोई आता है। आने के तरीके को देख कर रणवीर को समझ आ गया था कि उसको अब कौन मिलने वाला है।
उस आदमी के अंदर आते ही रणवीर को भी अंदर केबिन में ले जाया गया। अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा था, मगर रणवीर के चेहरे पर एक लाइट दिखाई गई, जिससे कि उसको सब देख पाए मगर वो किसी को न देख पाए। कुछ देर बाद रणवीर के सामने बैठे आदमी ने अपना नाम डेविल बताया। रणवीर को समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामने कौन बैठा है। कुछ पल बाद डेविल ने अपने आने का कारण बताया। वो चाहता था कि रणवीर अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करके कबीर को बहुत ज्यादा बदनाम कर दे। रणवीर ने उससे इनडायरेक्टली पूछना चाहा कि आखिर वो कबीर के पीछे क्यों पड़ा है, मगर उसने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। बाद में खुद को डेविल कहने वाले आदमी ने उन सब लोगों को मार दिया जो रणवीर को किडनैप करके लाए थे। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, आखिर कोई अपने आदमियों को क्यों मारेगा। रणवीर को उसका काम सौंपकर वो आदमी वहां से निकल गया। बाद में रणवीर जब बाहर आया तो उसको समझ आ गया कि अब वो अकेला ही है। कुछ दूर चलने के बाद उसको उसका मोबाइल और एक कागज का टुकड़ा मिलता है। रणवीर उसको उठा के पढ़ता है और जंगल से बाहर की तरफ निकल जाता है। उसके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे। पहला ये कि आखिर उसको किस आदमी ने हायर किया था। अंधेरे में रणवीर ने उसको ठीक से देखा तक नहीं था। उसने बस उसकी भारी आवाज सुनी थी, वो आवाज जो मौत की आवाज थी, जिसने पता नहीं क्यों रणवीर को जीवन दान दे दिया था। कबीर को जिस तरह से रणवीर तलाशने की कोशिश कर रहा था, अब वो उसको उस तरीके से नहीं कर सकता था। जाहिर सी बात है कि अगर कोई किसी की जान को बख्श सकता है तो वो उसकी जान को ले भी सकता है। अब तो रणवीर को मानसी का कहा ही करना था, लेकिन रणवीर भी कहाँ हार मानने वाला था। अभी के लिए वो शांत था, मगर वो जानता था कि कबीर को कोई जानकर फंसा रहा है। इस खेल के पीछे कौन था? इस राज से बड़ा राज ये था कि आखिर ये खेल क्यों खेला जा रहा था। मानसी और सारस्वत परिवार का इसमें क्या रोल था, ये कोई नहीं जानता था। हाईवे पे आने के बाद उसको वो कार मिल गई जिसका जिक्र उसको उस कागज में मिला था। वो कार में बैठ जाता है और अपने घर की तरफ निकल जाता है। रास्ते में वो अपने भगवान को याद करते हुए बोलता है, अब सोने देना, अब कोई एक्साइटमेंट नहीं चाहिए मुझे। रणवीर को बहुत धक्का लगा था। आज जो कुछ भी उसके साथ हुआ था, इससे उसका आत्मविश्वास टूट गया था। उसको अब तो ये भी शक था कि उसका कोई पीछा कर रहा है। अपने प्रोटेक्शन के लिए अभी उसके पास बस एक गन थी। ये गन भी उसके कपड़ों में डेविल ने डाली थी। इंसान के कुछ जख्म कभी नहीं भरते हैं। आज रणवीर के साथ भी यही सवाल था। दूसरी तरफ कार्तिकेय लगातार लोकल गैंग के साथ मिलकर ये जानने की कोशिश कर रहा था कि रणवीर को किसने उठाया है। वो जानता था कि उसके पास समय बहुत कम है। एक बार जब कबीर का नाम मार्केट में आ जाएगा तो फिर रणवीर को ढूंढकर भी कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि रणवीर ही जानता था कि उसने किस मीडिया हाउस को कबीर की रिपोर्ट दी है। कार्तिकेय के साथ शिवेंद्र भी रणवीर को ढूंढने में लगा हुआ था। कार्तिकेय की हिम्मत अब जवाब दे रही थी। उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। पिछले कुछ दिनों में उसके साथ जितना कुछ हो रहा था, वो उस बात को समझ नहीं पा रहा था। लगातार उसकी हार हो रही थी। हालांकि उसका शक अभी भी शिवेंद्र पर नहीं गया था, मगर उसको इतना तो शक हो गया था कि उसके अपने लोग उसको पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं। कार्तिकेय को परेशान देख के शिवेंद्र ने उससे पूछा, बॉस, आपको सोचिए कि क्या हो रहा है। हमारे प्लान ऐसे तो फेल नहीं होते थे, मगर अब तो हम अपने आप की ही धज्जियां उड़ा रहे हैं। यही तो मैं सोच रहा हूँ शिवेंद्र, क्या हो रहा है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब से कबीर सर को ड्रग देने के लिए मैंने हाँ कहा है, तब से आज तक कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है मेरे साथ। शिवेंद्र तो जानता ही था कि क्या मामला है और क्यों कार्तिकेय के साथ क्या हो रहा है। मन ही मन वो बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा था। आखिर ये सब उसी के कारण हो रहा था। खैर, अभी उसने कार्तिकेय के सामने नाटक करते हुए कहा, अब जो भी हो बॉस, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। इस तरह तो हम लोग खत्म हो जाएंगे यार। अगर ऐसा ही चलता रहा तो समझ लेना कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन से निकलने का रास्ता बहुत जल्दी खुल जाएगा। कार्तिकेय ने बहुत भारी आवाज में कहा। वो जानता था कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में लंगड़े घोड़े किसी काम के नहीं होते। यहाँ वही चाहिए जो आपको हर रेस में जीत दिला सके। मैं समझ सकता हूँ बॉस, मगर बिना लड़े हम हार भी नहीं मान सकते। मैं आपके साथ हूँ, आप बस बताओ कि करना क्या है, शिवेंद्र ने कहा। कार्तिकेय की अब जैसी हालत हो रही थी, उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो किस पे भरोसा करे और किस पर नहीं करे। आज सुबह जिस तरह से शिवेंद्र के हाथ से शिकार निकला था, उससे कार्तिकेय का भरोसा अब टूट गया था। वो अपनी जेब में कुछ कार्ड देख रहा था, मगर तभी उसकी नजर मास्टर जियो के कार्ड पे गई। वैसे तो मास्टर जियो इंटरनेशनल माफिया के लिए काम करते थे, मगर अभी कार्तिकेय के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मास्टर जियो के रिश्ते कबीर के साथ भी बहुत अच्छे थे, इसलिए भी कार्तिकेय को लग रहा था कि मास्टर जियो उसकी मदद जरूर से करेंगे। बिना कुछ सोचे कहे कार्तिकेय वहां से निकल गया। इस दफा उसके साथ शिवेंद्र नहीं था, जैसा कि उसने सोचा था। मास्टर जियो इंटरनेशनल माफिया का आदमी था। अगर शिवेंद्र को यह बात पता लग जाती तो कार्तिकेय के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती थी। जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कार्तिकेय अभी काम करता था,
उसके लिए इंटरनेशनल माफिया सबसे बड़ा खतरा था। अब जब कार्तिकेय अगर मास्टर जियो के पास जाता तो इसका मतलब था कि वो अपने लोगों के खिलाफ जा रहा है। यही सब सोचते हुए कार्तिकेय ने शिवेंद्र को अपने अगले कदम के बारे में नहीं बताया था। दूसरी तरफ मौका देख के शिवेंद्र ने चीफ को कॉल किया। शिवेंद्र भी अब हार मान चुका था कि वो रणवीर को नहीं तलाश कर पाएगा। वैसे तो वो हार नहीं मानना चाहता था, मगर वो ये भी नहीं चाहता था कि चीफ को कहीं और से उसकी नाकामी के बारे में पता लगे। कॉल करते वक्त उसके माथे से मोटी पसीने की धार गिर रही थी। हेलो चीफ, मैं तुम्हारे ही कॉल का इंतजार कर रहा था, कहो क्या बुरी खबर है। चीफ के मुंह से ये बात सुनकर उसकी हालत खराब हो गई। वो वैसे भी पहले ही डरा हुआ था, मगर अब सच में उसकी बोलती बंद हो गई थी। कुछ देर तक शिवेंद्र ने कोई जवाब नहीं दिया और चीफ ने कहा, डरने की बात नहीं शिवेंद्र, जहाँ कामयाबी होती है वहीं कहीं कोने में नाकामयाबी भी होती है। तुमने अभी नाकामयाबी को ढूंढा है, कामयाबी भी मिल जाएगी। शिवेंद्र को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या बोले, मगर थोड़ी हिम्मत जमा करके उसने कहा, सॉरी बॉस, वो रणवीर हाथ से निकल गया। जानता हूँ, मगर कहा ना मैंने, कोई बात नहीं है, मैंने उसका इंतजाम कर दिया है, तुम बस कार्तिकेय पर नजर रखो। चीफ ने कहा। उसको समझ आ रहा था कि शिवेंद्र बहुत ज्यादा डरा हुआ है। हाँ चीफ, मैं एकदम उनके साथ हूँ, आपको इस दफा शिकायत का मौका नहीं दूंगा। शिवेंद्र ने अपने बचाव में कहा। वो इस बार कोई गलती नहीं करना चाहता था। इस देश में मौके बहुत महंगे होते हैं शिवेंद्र, याद रखना, महंगी चीज बहुत मुश्किल से मिलती है। चीफ ने इशारे में शिवेंद्र को बता दिया, उसको अब ज्यादा वक्त नहीं मिलने वाला है, अब उसको जो करना था जल्दी करना था। हाँ बॉस, मैं समझ रहा हूँ। शिवेंद्र ने इतना कह के फोन रख दिया। चीफ की बातों का डर शिवेंद्र को फोन रखने के बाद भी डरा रहा था। अब उसको बस एक ही काम मिला था कि उसको कार्तिकेय पर नजर रखनी थी, मगर अभी कार्तिकेय मास्टर जियो के पास गया था, ये बात उसको नहीं पता थी। वो गुस्से में अपना हाथ अपनी कार के बोनट पे दे मारता है और खुद से पूछता है, आप कहाँ गए बॉस। कार्तिकेय अपनी पूरी रफ्तार से मास्टर जियो के अड्डे की तरफ बढ़ रहा था। उसके दिमाग में बार बार बस वही सीन चल रहा था जब सुबह रणवीर उसके हाथ से निकल गया था। वो चाहकर भी इस सीन को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। उसकी ये हालत हो गई थी कि जब भी कोई कार उसको ओवरटेक करके आगे जा रही थी तो वो अंदर से गुस्से में आ जा रहा था। वो अपनी इस हार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, मगर अभी उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। यही सब सोचते हुए मास्टर जियो के घर पे आ गया था। जब वो घर पे आया तो काफी रात हो गई थी। मास्टर जियो अब सोने जाने की तैयारी कर रहे थे। कार्तिकेय को इस वक्त अपने दरवाजे पे देख के वो समझ गए कि मामला बहुत ज्यादा गंभीर है। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। मास्टर जियो ने अपने आदमी से कह के कार्तिकेय को अंदर बुला लिया। कार्तिकेय जब घर के अंदर आया तो उसने देखा कि सिगार के साथ मास्टर जियो अपने सोफे पर बैठे हुए हैं। माफ करिएगा मास्टर, आपको इस वक्त मैंने डिस्टर्ब किया, कार्तिकेय ने कहा। कोई बात नहीं मिस्टर कार्तिकेय, कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, मास्टर जियो ने कहा। उनकी बात सुनकर कार्तिकेय को झटका सा लग गया। उसने मास्टर से तुरंत पूछा, आपको कैसे पता लगा कि मैं आपसे कुछ मदद मांगने आया हूँ। जाहिर सी बात है कि आप इतनी रात को यहाँ क्या करने आएंगे, मास्टर जियो ने कहा। कार्तिकेय समझ गया कि सच में मास्टर जियो ने खुद के दम पर अपना साम्राज्य कैसे बनाया है। कार्तिकेय आगे बढ़ता है और अपनी जेब से मास्टर जियो को रणवीर की तस्वीर देता है। मास्टर जियो तस्वीर को लेकर बहुत गौर से देखते हैं। इससे पहले कि वो कुछ पूछते, कार्तिकेय ने उनको कहा, आपको सही समझ आ रहा है, मुझे इस आदमी की तलाश है। कौन है जी, मेरा मतलब क्या करता है, मास्टर जियो ने पूछा। वो इस रणवीर को शायद से पहचानते थे, इसलिए फोटो को बहुत गौर से देख रहे थे। एक पत्रकार है, नाम है रणवीर, आज सुबह कुछ लोगों ने इसको किडनैप कर लिया है, कार्तिकेय ने कहा। अच्छा, एक बात जानते हो, इसका चेहरा मैंने कहीं देखा है मगर याद नहीं आ रहा है, मास्टर जियो ने अपने दिमाग पे जोर डालते हुए कहा। कार्तिकेय को समझ आ गया कि वो सही जगह पे आया है। अगर रणवीर के बारे में कुछ पता लग जाए तो उसके बारे में बहुत कुछ पता लगाया जा सकता था। आप प्लीज याद करने की कोशिश करिए, बहुत ज्यादा जरूरत है, कार्तिकेय ने उनको रिक्वेस्ट करते हुए कहा। तभी पीछे से मास्टर जियो का एक आदमी आया और तस्वीर को झांकते हुए बोला। इसके बाद उसने कहा, बॉस ये तो पानी राणा साहब का बेटा है। इतना सुनते ही मास्टर जियो को याद आ गया कि ये रणवीर कौन है। उन्होंने कार्तिकेय को रिलैक्स किया और बैठने को कहा। कार्तिकेय अब कुछ अच्छा महसूस कर रहा था कि वो रणवीर के बारे में कुछ न कुछ कर ही लेगा। क्या मास्टर जियो सच में रणवीर तक कार्तिकेय को पहुंचा पाएंगे? क्या कबीर के रिपोर्ट को मार्केट में आने से रोका जा सकेगा? क्या चल रहा है चीफ के दिमाग में? रणवीर अपने कैद से रिहा हो गया था, मगर उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो सच में आजाद हुआ है या कैद हुआ है। किसी ने उसकी जान को अपने कैद में रखा था क्योंकि उसको अपना काम करना था। हमेशा की तरह रणवीर के दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे थे। उसको नहीं पता था कि वो किस तरह के जाल में फंस गया है। वो हाईवे से सीधा अपने घर की तरफ निकल गया। वहीं कार्तिकेय भी अभी तक परेशान था कि उसको रणवीर का कोई सुराग नहीं मिला था। उसको शक तो हो गया था कि कोई ना कोई उसके पीछे पड़ा है, मगर उसको ये नहीं पता था कि शिवेंद्र ही उसके साथ धोखा कर रहा है।
कार्तिकेय अपने सवालों के जवाब ढूंढने मास्टर जियो के पास जाता है। उसको यकीन था कि मास्टर जियो जरूर से उसकी कोई मदद कर पाएंगे। मास्टर जियो वैसे तो इंटरनेशनल माफिया के लिए काम करते थे, मगर वो कबीर को बहुत ज्यादा मानते थे, इसलिए कार्तिकेय को उनसे उम्मीद थी। जब कार्तिकेय वहां पहुंचा तो मास्टर जियो को बहुत ज्यादा हैरानी हुई। वो इस वक्त सोने जा रहे थे, मगर कार्तिकेय को आता देख उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। कार्तिकेय ने उनको बताया कि वो रणवीर को ढूंढ रहा है। रणवीर की तस्वीर देख के मास्टर जियो को लग रहा था कि उसने रणवीर को कहीं देखा है, मगर याद नहीं आ रहा था कि कहां देखा है। कार्तिकेय की जो उम्मीद खो गई थी वो अब कहीं न कहीं फिर से आने लगी थी। वो जानता था कि मास्टर जियो का जिस तरह का नेटवर्क है वो जरूर से उसके लिए इस रणवीर को ढूंढने में असरदार होंगे। कार्तिकेय को मास्टर जियो ने रिलैक्स किया और आराम से बैठने को कहा, मगर कार्तिकेय को कहां चैन था। उसके दिमाग में कबीर की बदनामी की बात चल रही थी। इन सब के लिए कहीं न कहीं वो खुद को ही जिम्मेदार मान रहा था। शायद यही सच भी था। मास्टर जियो को ये नहीं पता था कि कार्तिकेय के दिमाग में क्या चल रहा है, मगर वो इतना जरूर जानता था कि कार्तिकेय के साथ कोई न कोई बात तो जरूर हुई है। उसको चिंता में देख के मास्टर जियो ने पूछ ही लिया, क्या बात है मिस्टर कार्तिकेय, आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। मैंने तो आपके लिए रणवीर को ढूंढ लिया है, अब तो खुश हो जाओ। क्या कहूँ आपको कि क्या बात है मास्टर, मैं ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया हूँ कि कुछ समझ नहीं आता है। कार्तिकेय ने उदास मन से कहा, कोई बात नहीं है, कबीर साहब है ना, उनसे मदद ले लीजिए। जिसके पास कबीर जैसा दोस्त हो उसको किसी और चीज की क्या जरूरत है, मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। कार्तिकेय उसकी बात सुनकर और ज्यादा अपसेट हो गया। मास्टर जियो ने अनजाने में उसके दुखती नस पे हाथ रख दिया था। वो उनको कहना चाहता था कि कबीर की मदद वो नहीं ले सकता है, क्योंकि उसकी वजह से ही आज कबीर आधा पागल हो चुका है और अब शायद बहुत जल्द बदनाम भी हो जाएगा। अभी के हालात को देखते हुए कार्तिकेय ने खुद को रोक लिया और बहुत संभालते हुए कहा, क्या आपको पता है कि मैं इस इंसान को क्यों ढूंढ रहा हूँ। नहीं, मुझे कैसे पता होगा, आपने भी अभी तक कुछ बताया नहीं, मास्टर ने बहुत आराम से हंसते हुए कहा। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या मामला है। कबीर को ड्रग दिया गया है, आप समझ रहे हैं कि ये कितना बड़ा मामला है। कार्तिकेय के मुंह से बात सुनते ही जैसे मास्टर जियो के चेहरे से खुशी गायब हो गई। उनको अपने कानों पे भरोसा नहीं हो रहा था। क्या बात कर रहे हो, कबीर और ड्रग, मुझे यकीन नहीं होता है, मास्टर ने अपनी बियर नीचे रखते हुए कहा। मास्टर आपको यकीन करना पड़ेगा, पिछले 2 दिन से कबीर की क्या हालत है आप शायद से जानते नहीं। बात अब हाथ से निकल गई है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या करें, कार्तिकेय ने उदास मन से कहा। मैं इस बात का कैसे यकीन कर लूं कबीर जैसा जिम्मेदार इंसान ड्रग ले रहा। मास्टर ने अपने ही शब्दों को फिर से दोहराते हुए कहा। उनकी हालत ऐसी थी कि वो कार्तिकेय की बात पे दिमाग से भरोसा कर रहे थे, मगर दिल से कहीं उनको ये सब झूठ लग रहा था। हाँ, दरअसल ये एक साजिश थी। देने वाले ने पहले मुझे कोशिश करके ड्रग देना चाहा, मगर किस्मत की बात है कि मैं बच गया और कबीर नहीं बच पाया। कार्तिकेय वैसे तो मास्टर जियो से झूठ बोल रहा था, मगर इतने अच्छे से बोल रहा था कि मास्टर को उस पर जरा भी शक नहीं हुआ। वैसे भी कबीर ने मास्टर से हमेशा कहा था कि कार्तिकेय पर उसको आंख बंद करके भरोसा है। शायद इस वजह से भी मास्टर को कार्तिकेय के बात पे भरोसा हो गया था कि कबीर को किसी और ने ड्रग दिया है। इतना सब हो गया और मुझे पता भी नहीं। मिस्टर कार्तिकेय, आपको मुझे पहले बताना चाहिए था। आप कैसे हैं मिस्टर कबीर, मास्टर जियो ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा। माफ करिएगा मास्टर, मैं खुद इस बात को लेकर इतना ज्यादा परेशान था कि आपको बताने का मौका ही नहीं मिला, कार्तिकेय ने माफी मांगते हुए कहा। वैसे वो माफी किसी और बात की मांग रहा था जिसके बारे में मास्टर जियो को नहीं पता था। इस इंसान का क्या नाम बताया था? हाँ, रणवीर। इसका मिस्टर कबीर के साथ क्या लेना देना है? मास्टर जियो ने रणवीर की तस्वीर को देखते हुए पूछा। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आदमी कबीर को बदनाम करने के लिए उनकी रिपोर्ट को मार्केट में उछालना चाहता है। किस तरीके से मैं समझा नहीं। सच कहूं, ये बहुत बड़ी साजिश है। मुझे कल ही मेरे कॉन्टेक्ट से पता लगा था कि कुछ लोग कबीर के नाम के जरिए सारस्वत परिवार को निशाना बनाना चाहते हैं। इन सब में मुझे सारस्वत परिवार से कोई मतलब नहीं है, मगर कार्तिकेय ने अभी इतना ही कहा था कि मास्टर जियो ने बोला, मगर आपको ये मंजूर नहीं कि कोई कबीर का नाम खराब करे। वैसे आपकी बात से मैं भी सहमत हूँ। जिस तरह के इंसान कबीर हैं, वो ये बदनामी डिजर्व नहीं करते। कुछ कीजिए मास्टर जियो, मामला मेरे हाथ से निकलता जा रहा है, कार्तिकेय ने भारी आवाज में कहा। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर की आखिरी आवाज भी मास्टर जियो से मदद मांग रही थी। कार्तिकेय ने इस तरह की बेबसी कभी महसूस नहीं की थी। देखो कार्तिकेय, मैं कर सकता हूँ, मुझे करने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। मुझे उम्मीद है कि मैं रणवीर को ढूंढ लूंगा, मास्टर जियो ने कार्तिकेय को समझाते हुए कहा। यही तो दिक्कत है मास्टर की, मुझे नहीं पता कि मेरे पास कितना वक्त है, कार्तिकेय ने अपना सर झुकाते हुए कहा। मास्टर जियो कार्तिकेय को देख के समझ गए थे उनके पास अब उनके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। ये आसान शब्दों में कहा जाए तो मास्टर जियो ही अब कार्तिकेय की आखिरी उम्मीद है। मास्टर ने गहरी सांस ली और अपने कुछ आदमियों को बुलाया। कुछ देर के अंदर ही उनके पास कुछ लोग आ गए।
मास्टर जियो अभी भी चुप थे। शायद उनके दिमाग में कुछ चल रहा था। कुछ पल शांत बैठने के बाद उन्होंने अपने लोगों को रणवीर की तस्वीर देते हुए कहा, इसको बहुत अच्छे से देख लो। मुझे ये आदमी सुबह से पहले अपने दरवाजे पर चाहिए। साथ में अपने जितने भी कॉन्टेक्ट हैं सबको काम पे लगा दो। कोई भी कोना इस शहर का बचना नहीं चाहिए। हाँ, अपने जितने भी मीडिया के कॉन्टेक्ट हैं उन सबको बोल दो कि कोई भी किसी तरह का न्यूज सारस्वत परिवार के खिलाफ नहीं निकालेगा। अच्छे से सुन लो, कोई भी कभी भी सारस्वत परिवार। मास्टर जियो की बातें उनके आदमी बहुत अच्छे से सुन रहे थे। सबने अच्छे से सर हिला के उनको काम हो जाने का आश्वासन दिया। मास्टर जियो ऊपर से तो रिलैक्स लग रहे थे, मगर अंदर से उनको भी बहुत ज्यादा डर लग रहा था। कबीर को मास्टर जियो ने किसी और काम के लिए बचा के रखा था, मगर जब वो दिमागी रूप से सही नहीं था तो मास्टर जियो को अपने प्लान के ऊपर खतरा दिख रहा था। हालांकि वो हर मुमकिन कोशिश में कार्तिकेय के सामने खुद को मजबूत दिखाने का नाटक कर रहे थे। अंदर ही अंदर मास्टर जियो उस इंसान को कोस रहे थे जिसने कबीर को ड्रग दिया था। इन सब बातों के बीच वहां किसी ने ध्यान नहीं दिया कि मास्टर जियो का खास आदमी आरके भी कार्तिकेय और मास्टर जियो की बातें बहुत अच्छे से सुन रहा था। उसको वैसे तो कबीर से बहुत ज्यादा नफरत थी, मगर अब जब उसने सुना कि कबीर को किसी ने धोखे से ड्रग दिया है तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था। उससे जब रहा नहीं गया तो वो नीचे उतर के आया और मास्टर जियो से बात करने की कोशिश की। मास्टर जियो ने उसको भी रणवीर को ढूंढने को कहा। वहीं कार्तिकेय को समझ नहीं आ रहा था कि मास्टर जियो आखिर कितने लोगों को उसके काम पे लगाएंगे। बाद में अपनी दुविधा का खुद ही निष्कर्ष निकालते हुए उसने खुद से कहा, हो सकता है कि मास्टर जियो मुझसे भी ज्यादा परेशान है कबीर को लेकर। जब आरके और मास्टर जियो की बात खत्म हो गई, मास्टर जियो ने कार्तिकेय से कहा, मेरे ख्याल से आपको अब रेस्ट करना चाहिए मिस्टर कार्तिकेय। हम दोनों के लिए ही आने वाला वक्त बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। हाँ, सही कहा आपने, मुझे अब निकलना चाहिए, कार्तिकेय ने बाहर जाते हुए कहा। आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने आपके रुकने का इंतजाम यहीं कर दिया है, आरके ने कार्तिकेय को रोकते हुए कहा। लेकिन मैं, कार्तिकेय ने कुछ बोलना चाहा, मगर मास्टर जियो ने उसको मना करते हुए कहा, नहीं मिस्टर कार्तिकेय, आपको आज यहीं रुकना चाहिए। हो सकता है कि कोई अच्छी खबर मिले या मुझे आपकी जरूरत पड़े। मेरे ख्याल से आपका यहीं रुकना बेहतर है। इसके बाद कार्तिकेय मास्टर जियो की बात को काट नहीं सका और आरके के साथ उस कमरे में चला गया जहां पर मास्टर जियो ने उसके रुकने का इंतजाम किया था। ये खास तरीके का कमरा था, जो भी नए या पुराने गेस्ट आते थे वो इसी कमरे में ही रुकते थे। आज यहाँ पे कार्तिकेय भी आया था, मगर कार्तिकेय को इस बात से कोई फर्क नहीं था कि वो कहाँ है। उसके दिमाग में बस एक नाम था, रणवीर। मास्टर जियो के पास आने से पहले भी और अब यहाँ आने के बाद भी वो बस इसी नाम को याद कर रहा था। कार्तिकेय पूरा एक बोतल डाउन था, मगर उसके दिमाग को शांत रखने के लिए अभी शायद इतनी शराब काफी नहीं थी। लगातार उसके मन में कई लोगों के शक की सुई घूम रही थी, मगर बाद में किसी न किसी बहाने से वो खुद को गलत साबित करके दूसरे के बारे में सोचने लगता है। उसकी हालत अभी कोई भी देख के ये कह सकता था कि कबीर से ज्यादा डॉक्टर की जरूरत उसे है। वो बस पागलों की तरह सोचे जा रहा था, बस सोचे जा रहा था। मास्टर जियो भी अब अपने कमरे में जा चुके थे। दिमाग तो उनका भी शांत नहीं था। वो रणवीर के बारे में नहीं सोच रहे थे, मगर हाँ, वो बार बार कई दफा अपने मोबाइल और कमरे में लगे फोन को जरूर देख रहे थे। कार्तिकेय के साथ बात करते हुए कब 2 घंटे निकल गए थे ये उनको पता नहीं चला था। इस तरह से कुछ वक्त और बीत गया। मास्टर जियो का मन किसी खुशखबरी के इंतजार में बेचैन हो रहा था। वो अपने कमरे में कई चक्कर लगा चुके थे। तभी उनके मोबाइल की घंटी बजी। वो समझ गए कि शिकार का पता चल गया है। जब उन्होंने फोन उठाया तो सामने से एक आदमी ने उनको बताया कि उस मीडिया हाउस का पता लग गया है जिसने सारस्वत परिवार की न्यूज लीक करने का काम किया है। मास्टर जियो ने उसको उस आदमी का पूरा डिटेल लेने को कहा और फोन काट दिया। अब मास्टर जियो जानते थे कि बाजी उनके हाथ में। कई घंटों की परेशानी के बाद आखिर वो अपने बिस्तर में सोने चले गए। क्या होगा उस रिजोर्ट का? क्या सच में मास्टर जियो उस इंसान को पकड़ने में कामयाब होंगे? कैसे दूर होगी उलझन कार्तिकेय की? क्या मोड़ लेगी कहानी?